का स्वागत है। तो हम लोग कल के क्लास में जो देखे थे नेट का क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसका मैं करा रही हूँ आप लोग को। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो है 126 है। 125 तक मैंने कल कराया था आप लोग को। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन जो है, माइक्रो इन्वर्टर का प्रयोग तब किया जाता है जब, माइक्रो इन्वर्टर मतलब कि माइक्रो मीन्स छोटा, जो माइक्रो इन्वर्टर होता है छोटा इन्वर्टर में ऐसा चीज़ एक लगा रहता है जो कि वो ऑटोमेटिक चार्ज होता है। तो देखते हैं वो क्या है। सौर पैनल प्रणाली के एक भाग पर अस्थायी रूप से सूर्य का प्रकाश अवरोध हो जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है अवरुद्ध हो जाता है। फिर देखते हैं 2 नंबर है, सौर पैनल प्रणाली के सभी भागों पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में पड़ता है। सभी भागों पे पड़ता है, इसका मतलब कि वो बड़ा है। यहाँ मिनी पूछा गया तो 2 नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। पैनलों में केवल जलसह या जलरोधी घटक लगे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जलरोधी सिर्फ नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने वाला होता है। 4 नंबर है, पैनल केवल पॉलीथीन का नहीं बना होता। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, किसी भी जनसंख्या में एक सामान्य वितरण हेतु मध्य से ऊपर और नीचे मानक विचलन के भीतर लगभग कितने प्रक्षेपण होंगे। तो इसे बताना है। माध्य जो है मध्य से ऊपर और मध्य के नीचे पूछा गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा हम लोग को, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो 1/4, 1/3, आधा या 2/3। तो यहाँ आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा, आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 128, 5 वर्षीय बालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जो 5 वर्ष का बालक है उसके लिए कौन सा कार्यकलाप जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो स्क्वीज टाई, बोर्ड्स गेम, प्ले डो प्ले, कंप्यूटर गेम्स। तो जो होता है प्ले होता है, ये जो है ये बच्चों के लिए कार्यकलाप के लिए उसको मतलब वो बनाएगा भी, जो आटे का डो होता है तो उसी को बनाया जाता है। वो कभी किसी भी शेप में बनाएगा फिर उससे खेलेगा। तो यही होता है। तो यहाँ आंसर जो है हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है। 129 जो क्वेश्चन है वो है, कोरों पर 2 किनारों के विकर्ण जोड़ को क्या कहा जाता है। जो कोर पे 2 किनारों के विकर्ण जो होता है जोड़, उसे क्या कहा जाता है। मीटरिंग, कोर पॉलिशन, एजिंग, बंधनी बाइंडिंग, पट रचना बाइंडिंग। इसे क्या कहते हैं। यहाँ जो है आंसर हमारा फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। मीटिंग कहते हैं इसे, मीटरिंग, जो कि है ऐसे बना होता है। ये जो है 2 किनारों पे पूछा जा रहा है, 2 कोर जो है उसके 2 किनारों पे 4 कोर है, लेकिन यहाँ 2 पूछा जा रहा है। तो जो विकर्ण जोड़ है उसे ही पूछा जा रहा है। तो ऐसे बनाते हैं इसको। तो ये जो है आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, इसे मीटरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 130 क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है ग्रीहा का पूरा नाम बताना है। जो ग्रीहा होता है उसका फुल फॉर्म बताना है यहाँ। तो देखते हैं, ग्रीन रैंकिंग फॉर, ये नहीं होगा, रैंकिंग नहीं होता है। जहाँ जहाँ रैंकिंग होगा उसे एलिमिनेट कर लेंगे। दो एलिमिनेट हो गया। और सेकंड और थर्ड में देखते हैं, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टेंट, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटरनेशनल हाउसिंग एनालिसिस। तो ये नहीं होगा। यहाँ जो है ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। जो ग्रीहा है उसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टमेंट।
तो यहाँ जो है आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 131 है। अधिगम के अधिक घटित होने की संभावना है यदि अधिगम अनुभव है। कैसे अनुभव है ये बताना है। जो अधिगम होता है लर्निंग, वो घटित होने की जो संभावना है वो कैसे, किस अनुभव पे है। अर्थ सहित दोहराना, असंबंध नहीं होगा, एलिमिनेट कर लेंगे। देखते हैं जिसमें बी होगा उसे पहले एलिमिनेट कर लेंगे जिससे कि आगे पहुंच सके, आसानी होगा। तो जिसमें ए होगा वो सही होगा। तो अर्थ सहित दोहराना, तो ए सिर्फ थर्ड में है, फिर भी आगे देख लेते हैं। उत्कट और ओजस्वी, तो ये भी सी भी सही हो जाएगा। क्रोध दिलाना, डी, ये भी नहीं होगा क्योंकि क्रोध किसी को इसमें थोड़ा नहीं दिलाना है। तो यहाँ जो है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर जो है ये थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 है। निम्नलिखित में से कौन सी फैब्रिक टनल है। कौन सा ऐसा फैब्रिक है इन सब में से जो टनल फैब्रिक है। तो बटन पट्टी, ब्लैंकेट, फेसिंग, केसिंग और बंधनी, बाइंडिंग। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही रहेगा 132 में। तो ये जो हो जाएगा केसिंग होगा। यहाँ जो है ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। जो केसिंग होता है ये जो पैंट या सलवार या पेटीकोट में जो नाड़ा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पैंट है, ऐसे मान लीजिए है, तो यहाँ पे जो ये जिसमें ये डोरी डाला जाता है उसी को कहते हैं केसिंग। जो नली के आकार के होता है तो इसमें डोरी को डाला जाता है, तो यही भाग जो होता है केसिंग होता है और बाकी से मतलब नहीं है। तो ये ध्यान देंगे। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा, केसिंग। क्वेश्चन नंबर है 133 है। कसूती कसीदाकारी में कौन से टाँके स्टिच प्रयुक्त किए जाते हैं। जो यहाँ पूछने का मेन मतलब है कसूदी जो कसीदाकारी होता है उसमें कौन सा टाँका यूज किया जाता है वो बताना है। तो गवंती, मुर्री, मेथी, टैपची। तो इसमें जो है गवंती यूज किया जाता है और जो है मुर्री किया जाता है और जो है ए, बी और डी हो जाएगा, मेथी भी होता है। जो मुर्गी और टैपची एलिमिनेट कर लेंगे, बी और ई। यहाँ जो है ऑप्शन हमारा बन जाएगा फर्स्ट, ए, बी और डी। यहाँ जो है आंसर सही हो जाएगा। गवंती होता है, मुर्री होता है और मेथी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 134। तो 134 जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो ये जो कलमकारी है उसके बनाने के चरण पूछा जा रहा है, क्रम से लगाना है। कलमकारी ये हर एग्जाम में यहाँ से आता है, कलमकारी अजरक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको क्रम से कैसे लगाना है। तो सबसे पहले कपड़े को गाय के गोबर में के घोल में डुबाना, ये सबसे फर्स्ट स्टेज है जो हम बनाते हैं कलमकारी। तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस है। तो यहाँ जो है आंसर ए जो देखते हैं किस में है। तो सेकंड और जो फर्स्ट है एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ दो ऑप्शन है, इसमें से कोई आंसर होगा। फिर देखते हैं यहाँ जो सी है ऑप्शन के अनुसार अब चलते हैं। तो फिटकीरी विलयन के प्रयोग, तो पहले फिटकीरी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो गाय के गोबर में घोला जाता है, डुबोया जाता है, उसके बाद कौन सी प्रोसेस करेंगे। कपड़े को माइक्रोवलम विलयन में शोधित किया जाता है। तो यहाँ जो है ये ऑप्शन ई हो जाएगा 2 नंबर पे। 3 नंबर पे होगा, यहाँ से आंसर मिल गया, आंसर हमारा 4 होगा। फिर भी पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो जो है कि थर्ड नंबर पे जो होगा लौह एसीटेट विलयन ठोस स्थान में अथवा बहिरेखा के रूप में भरे जाते हैं, थर्ड नंबर पे हो जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो होगा फिटकिरी विलयन के प्रयोग द्वारा रंग स्थापन किया जाता है, रंग को स्थापित किया जाता है, ये फिटकिरी का विलयन जो है उसके प्रयोग द्वारा। फिर जो है उसके बाद 4 नंबर के बाद 5 नंबर वे सभी भाग जिन्हें नीले रंग में ही रंगा जाना है वे मोम से आच्छादित होते हैं और फिर कपड़े को पानी में उबालकर मोम को हटा दिया जाता है। तो यहाँ जो है ये 5 नंबर पे डी हो जाएगा। तो ऐसे आंसर हमारा मिल गया है, आंसर नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 135 है। जो 135 क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ओडिशा का पारंपरिक पिपली कार्य किसका एक प्रकार है। जो पिपली वर्क है वो किसका प्रकार है वो बताना है। मिरर वर्क का, कट वर्क का, एप्लिक वर्क
और जारी वर्ग। तो यहाँ जो है आंसर सी सही हो जाएगा, यानी थर्ड एप्लिक वर्ग का कार्य है। और जो है जारी वर्ग कहाँ का है, ये बनारस का है। जारी वर्ग जो है ये बनारस का है। और जो है मिरर वर्ग ये जो है राजस्थान का है। इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। और जो है एप्लिक वर्ग जो है ये है हमारा, ये पीपली का, पीपली एक गांव है वहीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो एप्लिक वर्क में जो कार्य होता है, कट करके कपड़े को ना जोड़ते हैं इसमें, जिसे खतावा, पैच, पीपली तीनों नाम से इसे जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 होगा। तो रेडियो किसका माध्यम है, रेडियो जो है ये किसका माध्यम है वो बताना है। तो जनसंचार, आधिकारिक संप्रेषण, समूह संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो ये जो है जन संचार है, ये मास कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, रेडियो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो है आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है देख लेते हैं 137 है। 137 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को जीवन काल के विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है। जो जीवन काल होता है उसे क्रम में, विकास जो होता है क्रम से उसमें व्यवस्थित करना है। तो ये जो है आंसर देखते हैं। तो इसमें आंसर सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, शैशवावस्था। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा सी। तो यहाँ जो है ऑप्शन सेकंड में है। और जो ई नंबर है बाल्यावस्था, 2 नंबर पे आएगा, 2 नंबर बाल्यावस्था। फिर ए जो है किशोरावस्था 3 नंबर पे। और जो है वृद्धावस्था 4 नंबर पे। मातृ पितृत्व अवधि जो है 5 नंबर पे आएगा। ये आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब कि जैसे पहले मातृ पितृत्व अवधि आता है, उसके बाद वृद्धावस्था आता है। तो ऐसे ऑप्शन के अनुसार यहाँ आंसर नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग आंसर देखेंगे और फिर इंग्लिश में जब देखते हैं तो डी ही बी पहले, उसके बाद से डी आता है। तो यहाँ जो है आंसर हमारा ये 2 जो है एकदम राइट आंसर है, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 138 है। जो 138 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कम्युनिकेशन के लक्षण और विशेषताएं हैं। जो कम्युनिकेशन है उसके लक्षण और विशेषताएं बताना है। तो हम देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन। इसमें विचारों, तथ्यों और अभिमतों को सम्मिलित किया जाता है। कम्युनिकेशन के लक्षण और विशेषता दोनों बताना है यहाँ। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह मौखिक और अमौखिक है। जो कम्युनिकेशन होता है ये मौखिक और अमौखिक दोनों होता है। भाव भंगिमा जो दिखाते हैं हम, जो कि वो भी होता है। और मौखिक बोल के भी कम्युनिकेशन करते हैं, इशारे से, संकेत से भी किया जाता है। तो इशारा जो करना, संकेत करना, ये जो है अमौखिक में आता है। तो ये भी सही हो जाएगा। बी और सी जिसमें होगा वो आंसर हमारा राइट होगा। तो बी और सी 2 में है और बी और सी जो है 4th में है। तो देखते हैं फिर आगे कौन सा होता है। तो ए नंबर जो है, इसमें विचारों, तथ्यों और अभिमतों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ जो है आंसर हमारा 4th सही हो जाएगा। और जो है देख लेते हैं आगे ई नंबर देखते हैं, यह सदैव मौखिक। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा मौखिक नहीं होता है, अमौखिक भी होता है। जो हमने बताया आप लोग को कि संकेत करते हैं, इशारे करके जो बातें करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो यहाँ जो है, तो अगर हमने पहले ही ई देख लिया होता तो हमारा सभी यहाँ से एलिमिनेट हो गया होता और आंसर जल्द से जल्द मिल गया होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 139 है। तो 139 जो है, संघनन, बहुलकन जो है, कंडेंसन, पॉलीमराइजेशन के उदाहरण बताना है। एक्रिलिक, मड एक्रिलिक, नायलॉन, इलास्टोमर्स, पॉलिएस्टर। यहाँ जो है संघनन, बहुलकन बताना है। पॉलीमराइजेशन जो होता है जिसमें अणुएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे उसे ही पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जिसमें कि अणुओं को आपस में सटना या जुड़ना। तो देखते हैं ये नायलॉन में होता है और इलास्टोमर्स में होता है और पॉलिएस्टर में होता है। तो यहाँ जो है आंसर हमारा सी, डी और ई हो जाएगा। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। एक्रिलिक में नहीं होता है, तो यहाँ आंसर जो है 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन रहेगा क्योंकि जो आगे क्वेश्चन कराना है 141 से, तो वो है पैराग्राफ। उसको मैं कल कराऊंगी आप लोग को।
तो 140 तक देख लेते हैं क्वेश्चन। जो पैराग्राफ है उसको मैं कल करा दूंगी आप लोग को, उसमें भी 10 क्वेश्चन होता है, 2 पैरा रहता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं ये। तो धुलाई घर लॉन्ड्री में धुलाई के बाद के चरण कौन से हैं। एक और क्वेश्चन आया था लॉन्ड्री से, आप लोग पीछे किए हैं, तो इसमें देख लेते हैं। चरण बताना है, धुलाई के चरण जो है कौन कौन से हैं, कैसे मतलब कि उसका चरण किसके बाद कौन आता है वो बताना है। तो घीसना, खंगालना, श्वेतन, संदृढ़न, मसलना। तो यहाँ सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले आता है यहाँ, तो देखते हैं जो है बी नंबर। यहाँ जो है आंसर, यहाँ लॉन्ड्री में धुलाई, अच्छा धुलाई के बाद पूछा गया है, सॉरी। धुलाई मतलब कि जब हम धुलाई कर लेते हैं, कपड़ा धो लेते हैं, उसके बाद कौन कौन सा चरण आता है वो बताना है। तो सबसे पहले घीसना, तो ये तो धुलते समय ही आता है, उस पहले ही रगड़ते हैं, तो ए नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए नंबर से एलिमिनेट 2 और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और जो है खंगालना, जब हम कपड़े को धो लेते हैं तो उसके बाद पहला जब प्रोसेस हमारा होता है वो खंगालना ही होता है। कपड़ा धोने के बाद खंगालते हैं, तो बी नंबर पहले आएगा। तो यहाँ आंसर हमारा मिल गया, आंसर जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर पूरा देख लेते हैं और उसके बाद से श्वेतन हो जाएगा। 140 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है पीछे, आप लोग पीछे क्लास जाके देख सकते हैं। और ये सेशन ख़त्म होने के बाद मैं फिर से किसी हो सकता है कि मैं 2022 या 2021 का होम साइंस का नेट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है मैं हल कराऊंगी। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो गद्यांश है, तेज गति से फैलते फैशन उद्योग ने उससे भी तेज गति से परिवर्तनशील फैशन नामक घटनाक्रम का रूप ले लिया है, जो त्वरित परिवर्तनशील फैशन कहलाता है तथा सूक्ष्म अभिवृत्तियों और सोशल मीडिया के बीच के परस्पर संबंध से प्रभावित है। आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा जूम करके, मैंने जूम किया है, हो सकता है आप लोग को विजुअल हो रहा होगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो विजुअल हो जाएगा। फिर है कि इस तीव्र और उन्मत्त फैशन की असाधारण प्रकृति के चलते जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी तथा जैव विविधता के नुकसान जैसे प्रतिकूल प्रभावों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दुनिया के दूसरे सर्वाधिक प्रदूषक क्षेत्र माने जाने वाले फैशन उद्योग से वैश्विक उत्सर्जन के कुल प्रतिशत के 10% तक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और जहाजरानी से होने वाले संयुक्त उत्सर्जन से भी अधिक है। यही नहीं बल्कि विश्व की जल आपूर्ति के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में भी इसका स्थान है। व्यक्तिगत मन से कहें तो ऊन, फर और चर्म उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रतिवर्ष वैश्विक फैशन उद्योग के भीतर जो बिलियन, मैं कहीं कहीं ट्रिक लगा दे रही हूँ, आप लोग फिर लाइन मिस नहीं होगा इसलिए, तो बिलियन से अधिक पशुओं के साथ क्रूरता होती है। परिणाम स्वरूप फैशन की वजह से पर्यावरण की अपूरणीय क्षति पहुँचती है। ये विषाक्त क्षति अनेक कारकों का परिणाम है, जिसमें अधिक उत्पादन, अधिक खपत, कचरा आदि शामिल है। इस ज्वलंत मुद्दे के आलोक में इस मल्टी बिलियन डॉलर वाले उद्योग ने इस विस्फोटक स्थिति से उबरने के लिए क्या उपाय किए हैं, आगे जो है देख लेते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ पहले पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। आगे जो है कि दूसरा पैराग्राफ है, ज्ञात हुआ कि प्रतिवर्ष विनिर्मित 100 बिलियन गारमेंट्स में से 92 मिलियन गारमेंट्स अंततः जमीन में दबा दिए जाते हैं। जो 100 मिलियंस है गारमेंट, उसमें से 92 मिलियन जो है उसको जमीन में दबा दिए जाते हैं। यदि यह चिंताजनक प्रवृत्ति कायम रहती है तो विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि सदी के अंत तक फैशन उद्योग में प्रतिवर्ष 134 मिलियन टन
कचरा पैदा होगा। ये जो है ये पूर्वानुमान लगाया गया है विशेषज्ञों द्वारा। अनुमानों के अनुसार परिधान उद्योग द्वारा 2030 तक उत्सर्जन में 50% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। जो उत्सर्जन होगा उद्योग द्वारा उसमें 50% वृद्धि होने की उम्मीद है। कब तक? 2030 तक। कार्बन फुटप्रिंट में यह चिंताजनक वृद्धि जलवायु परिवर्तन पर उद्योग के महत्वपूर्ण प्रभाव का उजागर करती है और फैशन सेक्टर की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है। जो फैशन सेक्टर की जो तत्काल आवश्यकता होती है उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। संतोषनीयता की खोज में विशेषज्ञ फूड, शैवाल, सीप, कचरे जैसे नवीन पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों की खोज कर रहे हैं। इसी के साथ वे संसाधन प्रबंधन में क्रांति लाने की ओर वित्तीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीनतम पुनः चक्रीकरण तकनीकों की भी खोज कर रहे हैं। तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया है। इसमें से क्या करते हैं कि हम लोग जो है क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन हम ढूंढेंगे तो इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 141 क्वेश्चन है, तो वो है संतोषनीयता की खोज में विशेषज्ञ किस प्रकार की नवीन पर्यावरण अनुकूलन सामग्री का अन्वेषण यानी कि खोज कर रहे हैं। किस प्रकार के हैं? तो वो जो है ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा? इसमें पहले देखना है चमड़ा, फर, फफूंद, शैवाल, सीपी, कचरा। तो इसमें जो हो जाएगा जो फफूंद है, 1 मिनट मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ क्योंकि इसमें ढूंढना है ना हम लोग को। तो देखिए यहाँ है शैवाल, यहाँ जो है दिया गया है शैवाल। विशेषज्ञ फूड में जो यहाँ है नवीन पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों की खोज कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग जो हमारा आंसर है यहाँ से मिलेगा इसमें तो है। तो शैवाल ऑप्शन में था हमारे, तो शैवाल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आंसर दिख रहा है, ये चमड़ा नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग ए नंबर जिसमें है उसे एलिमिनेट कर लेंगे। फिर मैं थोड़ा सा 1 मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ऐसे ताकि क्वेश्चन पूरा दिख सके। थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रही हूँ ताकि ऑप्शन भी दिख जाए आप लोग को। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग बस, उम्मीद है विजुअल हो रहा होगा आप लोग को। आप लोग पढ़ चुके हैं पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, हम जब बताया मैं आप लोग को तो यहाँ से हमारा जो है आंसर मिल रहा था शैवाल मिल रहा था और जो है सीप कचरे मिल रहा है। तो जो डी और ई मिल रहा है तो डी ई 4th नंबर में मिला है। लेकिन ए नंबर हमने एलिमिनेट करने को बोला है क्योंकि इसमें चमड़ा नहीं है। और जो है सीप फफूंद भी मिल रहा है। तो आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, सी, डी और ई। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। मैंने सही बताया है इसे। तो आंसर यहाँ जो है फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पैराग्राफ तो पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बताऊंगी कहाँ से आंसर है। इसमें कहा जा रहा है प्रति वर्ष निर्मित विलियन, 1 मिनट, निर्मित विलियन जो 100 बिलियन टन गारमेंट्स में से कितने टन जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो जो बताया जा रहा था वो था 100 में से 92% जो था वो ज़मीन में जो था गड़ाया जा रहा था। यहाँ आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। देखते हैं, मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। तो देखिए यहाँ जो है
प्रति वर्ष विनिर्मित 100 मिलियन गारमेंट्स में से 92 मिलियन गारमेंट्स जो है वो जमीन में दबा दिए जाते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा जो है थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। तो यहाँ जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्वरित परिवर्तनशील फैशन है। जो त्वरित परिवर्तनशील फैशन था मैंने बताया आप लोग को, तो देखिए सूक्ष्म अभिवृत्ति, पर्यावरण अनुकूल मौसम फैशन, फैशन है, अस्थायी फैशन, तीव्र गति से होने वाला घटनाक्रम। तो यहाँ जो है 143 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सूक्ष्म अभिवृत्ति, गलत हो जाएगा। जो है तीव्र गति से होने वाला जो घटनाक्रम है, आंसर ये सही हो जाएगा। तो आंसर जो है यहाँ 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 144 है। तो यहाँ जो है पूछा जा रहा है दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्र में फैशन किस स्थान पर आता है? सर्वाधिक, दूसरा सबसे अधिक, तीसरा सबसे अधिक, चौथा सबसे अधिक। तो यहाँ जो है आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ जो है आंसर हमारा ये सेकंड सही हो जाएगा। मैं दिखा देती हूँ आप लोग को पैराग्राफ में। जो पैराग्राफ है इसमें देखिए यहाँ है कि दुनिया के दूसरे सर्वाधिक प्रदूषण, यहाँ जो ये 2 नंबर लाइन है इसे आप लोग पढ़िएगा, इसमें मिल जाएगा। प्रदूषक क्षेत्र में माने जाने वाले फैशन उद्योग से वैश्विक उत्सर्जन के कुल प्रतिशत, ये तो आगे तक है, तो ये दूसरे सर्वाधिक स्थान जो है, तो ऑप्शन यहाँ जो हमारा था वो 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया था दूसरे स्थान पे, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 145। यहाँ है परिधान उद्योग द्वारा उत्पन्न वैश्विक उत्सर्जन में 2023 तक कितनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है? तो यहाँ 2023 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक किया है। यहाँ जो पैराग्राफ में दिया गया है, यहाँ दिया गया है 2030 तक उत्सर्जन में 50% तक वृद्धि होने की उम्मीद है। यहाँ से ऊपर से जो है 3 नंबर लाइन जो देखेंगे इस पैरे में, तो यहाँ दिया गया है, तो यहाँ 2023 नहीं होना चाहिए, यहाँ 2030 होना चाहिए, क्योंकि जो पैराग्राफ में दिया गया है उसके अनुसार हम करेंगे। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ जो है ये पैराग्राफ दूसरा दिया गया है, तो इस पैराग्राफ को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। चाहे मैं आंसर पढ़ती हूँ और इसमें ढूंढने की कोशिश करती हूँ, ऐसे आप लोग को ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। यहाँ जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, गतिशील गतिविधियों में आर स्थानांतरण के निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? EMG, घूर्णज, स्थायी, लेजर, बल पट्टिका विश्लेषण। यहाँ जो है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बल पट्टिका विश्लेषण का। देखिए मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, देखिए यहाँ जो है नीचे से 1 2 3 4 5 6 जो 6 नंबर है, तो देखिए यहाँ जो दिया गया है बल पट्टिका विश्लेषण, चलना, दौड़ना, तो यही है गतिशील गतिविधि जो है इसमें बताना था। तो यहाँ जो देखिए
यहाँ से आप लोग को आंसर मिल जाएगा इस लाइन से। गतिविधियाँ में तो देखिए दिया गया, बल पट्टिका विश्लेषण चलना, दौड़ना और बैठने से संबंधित गतिविधियों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ आंसर जो है 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 147 है। तो इसमें पूछा जा रहा है, प्रोटॉन संचालित किया जा सकता है 10,000 HZ तक, 10,500, फिर यहाँ 1,000 कहा जा रहा है और फिर 3,000 हर्ट्ज। तो यहाँ जो है आंसर हमारा जो है ना ये थर्ड सही हो जाएगा। 1,000 हर्ट्ज तक प्रोटॉन जो है संचालित किया जाता है। तो यहाँ आप लोग को ये आंसर मिल गया। उसके बाद देखते हैं आंसर जो ये पैराग्राफ जो है 148 है, 148 देख लेते हैं। उच्च गतिशीलता और प्रतिघातों का मात्रात्मक विश्लेषण किसके द्वारा किया जा सकता है? उच्च गति की वीडियो का विश्लेषण EMG, घूर्णाज अस्थायी लेजर। तो यहाँ जो है आंसर थर्ड सही हो जाएगा, घूर्णाज अस्थायी होता है। जैसे यहाँ आप लोग देख लीजिए, मैं बता रही हूँ आप लोग को, ये जो उच्च गतिशील प्रतिघातों पूछा जा रहा है मात्रात्मक विश्लेषण, तो देखिए यह उच्च स्तरीय विश्लेषण के लिए किया जाता है और त्वरणमापी, घूर्णा-पक्षी और लेखा का प्रयोग केवल कार्यकर्ता की गतिविधि, तकनीकी विशेषताओं के निर्धारण में किया जाता है। तो यहाँ त्वरणमापी नहीं दिया है ऑप्शन में, लेखा भी नहीं दिया है, तो यहाँ सिर्फ हमें मिल रहा है घूर्णा-पक्षी, ये घूर्णाज अस्थायी। तो आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 149 है। 149 जो पूछा जा रहा है, मानव और उपकरण के बीच, जो मानव है और कोई उपकरण है उसके बीच की अनुक्रिया सहित मानव गतिशीलता के अध्ययन में सम्मिलित, और उपकरण के बीच, जो मानव है और कोई उपकरण है उसके बीच की अनुक्रिया सहित मानव गतिशीलता के अध्ययन में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? शरीर पर केवल कार्यरत बलों पर विचार करना, शरीर की केवल गतिशील विचार पर बल करना, एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों गति की और शुद्ध गति विज्ञान, केवल विभव ऊर्जा पर विचार करना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ जो है आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, शरीर पर केवल कार्यरत बलों पर विचार करना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, देख लेते हैं 115 क्वेश्चन। और मैं कल से आप लोग को 2023 आज तो करा दिया मैंने, 2024 मैं देखती हूँ उसका भी मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो मैं आप लोग करा दूँगी। तो मैं आप लोग को अभी स्टार्ट करूँगी 2022 या 2021 का क्वेश्चन पेपर। ऐसे फिलहाल कोशिश करूँगी 2022 का ही मैं पहले कराऊँ। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जैव यांत्रिकी परीक्षण कहाँ किया जा सकता है? केवल प्रयोगशाला में, केवल क्षेत्र में, केवल कंप्यूटरीकृत प्रणाली में, प्रयोगशाला और क्षेत्र दोनों में। तो यहाँ देखिए, केवल प्रयोगशाला में, केवल प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, केवल क्षेत्र में भी नहीं कर सकते, तो इसे तीनों एलिमिनेट कर देंगे, प्रयोगशाला और क्षेत्र दोनों में हम कर सकते हैं। तो आंसर जो है वो हमारा 4 सही हो जाएगा। देखिए मैं पैरा दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, पैराग्राफ में थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिखे। आंसर ढक जा रहा है ना। देखिए यहाँ जो ये लाइन जो है मैं टिक लगा दे रही हूँ। देखिए यहाँ दिया गया है
सॉरी ये लाइन नहीं, ये नीचे वाली उसकी है, ये लाइन है। तो जैव यांत्रिकी परीक्षण प्रयोगशाला या क्षेत्र में किया जा सकता परीक्षण प्रविधि निर्धारण विशेषज्ञ परामर्श। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जैव प्रयोगशाला परीक्षण जो है प्रयोगशाला और क्षेत्र दोनों में दिया गया। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। आज का सेशन का यहाँ हम लोग का जो क्वेश्चन है ख़त्म। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग को मैराथन क्लास कैसा लगे ये बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो इसमें जो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का जो है प्रारंभिक क्रम हम आप लोग को बताएंगे यहाँ, जो कि नेट में अक्सर आता है क्वेश्चन मिलान करने के लिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन जो है, विटामिन ए की कमी के निम्नलिखित लक्षणों को प्रारंभिक से अंतिम के रूप में सुव्यवस्थित कीजिए। तो प्रारंभिक से अंतिम यानी कि शुरू से लास्ट तक करना है। तो जो पहला लक्षण होता है वो रतौंधी होता है, और जो सबसे लास्ट में अंतिम लक्षण जो होता है वो कैरोटोमलेशिया होता है। तो जिसमें सी फर्स्ट नंबर पे होगा और ए लास्ट नंबर पे होगा। वो जो है जैसे कि आंसर हमारा ये फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। पहले होता है रतौंधी, फिर उसके बाद से कंजक्टिवल जीरोसिस। तो आइए इसी तरह क्रम से मैं आप लोग को बताती हूँ। इसका क्रम पहले अच्छे से देख लेते हैं एक बार। आ जाइए देखते हैं। है विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरण जो है कि स्टेज ऑफ, ये जो विटामिन का है ये बताना है चेंज ड्यूरिंग विटामिन ए डिफिशियंसी। तो आइए हम बताते हैं आप लोग को। तो जो फर्स्ट नंबर पे होता है, पहले हमें जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है रतौंधी, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो देखिए इसमें होता है यह अंधापन आपको रात में या खराब रोशनी में अच्छी तरह से देखने से रोकता है। जब अच्छी रोशनी नहीं रहता है, जहाँ प्रकाश नहीं रहता है, यह मौसम जब जब शाम के टाइम किरण ढलने लगता है तो उस टाइम से ही मतलब कि कुछ अंधेरा हो जाता है, तो दिखाई देना कम होने लगता है। ये लक्षण हमारे अंदर दिखाई देता है, इसी को हम लोग कहते हैं रतौंधी, यानी कि रात में दिखाई ना देना। दूसरा नंबर लक्षण इसका होता है, पहले रतौंधी सिम्टम्स है, फिर दूसरा नंबर है कंजक्टिवल जीरोसिस। कंजक्टिवल जीरोसिस जो है वो है, इसमें क्या होता है कि कंजक्टिवा जो होता है सूख जाता है। जो आँख में दिखा रही हूँ मैं आप लोग को क्या होता है। दूसरा सिम्टम्स जो होता है देखिए, ये कंजक्टिव जो होता है वो मतलब कि सूख जाता है, आँख में जो ये फ्लूइड है ये सब सूखने लगता है, ये दूसरा लक्षण हो जाता है। और तीसरा लक्षण, फिर चौथा पांचवा पहले पढ़ लेते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस यही होता है जो है कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ सभी का हम आप लोग के लिए यहाँ मतलब PDF लगा दिए हैं, इससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लेंगे इसमें कैसा लक्षण दिखाई देता है। देखिए इसकी नसें जो है ना रेड दिखाई दे रही है, हल्का हल्का दिख रहा होगा। देख लेते हैं पूरा पहले, फिर दिखाऊंगी आऊँगी इस पर। तो जो 2 नंबर था कंजक्टिवल जीरोसिस जो है, कंजक्टिवा सूख जाता है। 3 नंबर जो है बायोटॉट स्पॉट, जो बायोटॉट स्पॉट होता है, बिटॉट स्पॉट हिंदी में लिखा है। तो बायोटॉट स्टॉप जो होता है, इसमें जो होता है कि जो आँखें होती है उस पर जो वाइट वाला भाग, ब्लैक कलर बीच में रहता है गोल सा पुतली, उसके जो चारों तरफ वाइट वाला भाग होता है उस पर तिकोना ना ऐसे तिकोना कलर में ऐसे धब्बा वाइट कलर पे वाइट कलर में ही बनता है। ये त्रिकोणीय मानव जो आँखों के सफ़ेद भाग पर
बन सकता है वे झागदार और सफ़ेद दिखाई देते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देता है और तिकोना ट्रेंगल के आकार में ये बनता है। ट्रेंगुलर डिपॉजिट दैट कैन फॉर्म ऑन द वाइट्स ऑफ द आइस, जो आइस के वाइट वाला जो पार्ट है उसी पे बनता है और वाइट कलर का होता है। तो इसे आप लोग समझ लीजिए। 4 नंबर जो है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया जो लक्षण होता है वो कैसे दिखता है? सूर्य या घर के अंदर की तेजी रोशनी असुविधाजनक अनकंफर्टेबल जो होता है, जब हमारी आँख पे जो रोशनी पड़ती है उजाला में हमें दिखाई नहीं देता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो वहीं कहा जा रहा है कि रोशनी जो घर या सूर्य की भी रोशनी होती है तो तेज रोशनी जो होता है वो हमें असुविधाजनक होता है, यहाँ तक कि दर्दनाक भी हो सकती है। वो जो अनकंफर्टेबल हमें महसूस होता है उस अच्छा से मतलब नहीं हो दिखता है। देखिए, द सन और ब्राइट इंडोर लाइट कैन बी अनकंफर्टेबल इवन पेनफुल यानी कि हमें दर्द भी दे सकता है, दर्दनाक भी हो सकता है। 4 समझ में आ गया होगा। ये क्रम से है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा ज़रूर। 5 नंबर जो है, 5 नंबर देख लेते हैं। ये कॉर्नियल जीरोसिस, जो कॉर्नियल जीरोसिस 5 नंबर है, ये कॉर्निया सूख जाता है। इसमें कॉर्निया जो होता है पूरी तरह से सूख गया रहता है। अब धीरे धीरे गंभीरता की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पहले रतौंधी जो आता है वो पहले सिम्टम्स है, धीरे धीरे वो आता है। उसके बाद से ये जो है कॉर्निया, ये 5 नंबर अब गंभीरता की तरफ जा रहे हैं, सूख जाता है। 6 नंबर जो है जीरोफ्थैल्मिया जो होता है, इसमें होता है कि एक बीमारी है जो सूखी आँखों का कारण बन जाती है। इसमें आँख का जो भी फ्लूइड वगैरह है, जो भी इसमें पानी नहीं रहता है, सब सूख जाता है। फिर कैरेटोमलेशिया हो जाता है, ये एकदम धुंधला हो जाता है। कॉर्निया नरम हो जाता है और धुंधला हो जाता है, जिससे निशान भी बन सकते हैं। एकदम ख़राब स्थिति हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो है कि मैं पूरा बनाई हूँ, मतलब PDF लगा दी हूँ कि जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा। देखिए, ये जो कॉर्नियल स्कार जो होता है, लास्ट सिम्टम्स यहाँ है, ये एकदम गंभीर, ऐसे आँख खराब हो जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए ऐसे हो जाता है पूरा, देख सकते हैं आप। और प्रेगनेंसी के प्रकार मैं कल के क्लास में आप लोग को पढ़ाऊँगी। टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये मैं पढ़ाऊँगी आप लोग को कल। लंबा PDF है, देख सकते हैं आप लोग। ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें कौन सी बीमारी होती है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, सब मैं बताऊंगी आप लोग को। देख सकते हैं, ये कल की क्लास में चलेगा। उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था सब मैं बताऊंगी आप लोग को। ये कल किया जाएगा, कल की क्लास में। आज क्लास यहीं मैं स्टॉप कर दे रही हूँ। एक बार मैं ये दिखा देती हूँ आप लोग को, क्रम से लगाने के लिए जो था, इसको एक बार क्रम से लगा लिया जाए हम लोग, ताकि आप लोग को भी याद हो जाए अच्छे से। देखते हैं याद हुआ है कि नहीं आप लोग को। क्रम से मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बताऊँगी क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा और लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल मैं नहीं हो पाती हूँ इस पर। तो पहला जो है सिम्टम्स है वो रतौंधी है। देखती हूँ अगर लिखा जाए तो लिख देती हूँ। रतौंधी है। 2 नंबर जो है कंजवाइटल जीरोसिस जो है, कंजक्टिवल जीरोसिस है। और
2 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर था। और थर्ड नंबर जो है इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा। और जो थर्ड नंबर है बॉय टॉट स्पॉट है, बॉय टॉट स्पॉट, ऐसे मैं लिख दे रही हूँ। 4 नंबर जो है, 4 नंबर है फोटोफोबिया, फोटोफोबिया। और 5 नंबर जो है वो है कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस है। और जो है 6 नंबर है, 6 नंबर है जेरोफ्थैल्मिया, जेरोफ्थैल्मिया। और जो है लास्ट नंबर 7 नंबर जो है कैरेटोमलेशिया। तो आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो उम्मीद है आप लोग को मैराथन क्लास पसंद आ रहा होगा। मैं कल के क्लास में पार्ट्स ऑफ ये जो प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी के प्रकार, इसमें प्रेगनेंसी में कौन कौन सा लक्षण होता है, ये सब मैं आगे आप लोग क्लास में कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है, ताकि आप लोग को डेली के वीडियो मिल सके। और नेट का एग्ज़ाम भी आप पास में ही आ गया है, जो है कि हमारा 8 जनवरी को एग्ज़ाम है। और फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा आप लोग 2023 का। ये जो मैराथन क्लास 2 है ये पार्ट 2 है, और जो पार्ट फर्स्ट नंबर है उसे आप लोग देख लीजिएगा, मैं कर ली थी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बने रहिए आप लोग ऐसे ही हमारे साथ। हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।